नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष ने गुपचुप तरीके से एनआरसी लागू करने के आरोप लगाए थे और सबके बीच मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम मौलाना मुशाहिद रजा सिद्दीकी ने मुस्लिम समाज को आधार कार्ड, वोटर आईडी, आवास प्रमाण पत्र जैसे तमाम दस्तावेज दुरुस्त कर लेने की सलाह दी है। इसके पीछे मौलाना साहब ने मध्य प्रदेश में भी जल्द ही एनआरसी प्रक्रिया शुरू होने का अंदेशा जताया। दरअसल बिहार चुनाव में नए वोटर लिस्ट को तैयार करने को लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग का दावा है कि इसके जरिए वैसे अप्रवासी नागरिकों को चिन्हित किया जाएगा तो बांग्लादेश, म्यांमार के हैं। करीब 35 लाख ऐसे नामों का दावा भी बिहार में करने की बात सामने आई है। कांग्रेस ने सीधा बीजेपी पर आरोप लगा दिया है कि महाराष्ट्र के बाद बिहार और अब मध्य प्रदेश में वोटों की चोरी होगी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ऐसे नामों को लिस्ट से हटाना चाहती है जो उससे वोट नहीं करते। बीजेपी का कहना है कि एमपी शांति का टापू है, यहां सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो इस मामले पर मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम मौलाना डॉक्टर मुशाहिद रजा सिद्दीकी का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। अभी इलेक्शन कमीशन का जो वो चल रहा है वोटर लिस्ट का मामला, तो वो वोटर लिस्ट में जो स्क्रूटनी चल रही है उस स्क्रूटनी के पसे पर्दा हो सकता है कि एनआरसी भी शुरू हो गया हो। क्योंकि देखिए एनआरसी का हल्ला पहले भी हुआ था। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उसी टाइम एनआरसी वगैरह का हल्ला होने लगता है, सीए का हल्ला होने लगता है। तो बहरहाल ये तो मैंने जो लेटर जारी किया है वो सिर्फ समाज को आगे के समय के लिए एनआरसी के लिए अपनी तैयारी रखने के लिए जारी किया है ना। सरकार की तरफ से एनआरसी वगैरह, सीए वगैरह के लिए पहले भी बोला जा चुका है, ठीक है ना। तो हम ये नहीं मान रहे हैं कि बात ख़त्म हो गई, हम तो ये मान रहे हैं कि बात है, ये है कि अभी उसकी ज़रूरत है या नहीं है, ये तो खैर अलग बात है, मगर हमें अपनी तैयारी रखना ज़रूरी है। और इसी मुद्दे पर मुफ्ती आजम की बात तो आपने सुनी, लेकिन आम जनता क्या सोचती है ये भी जरा देख लीजिए। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि कागज या डॉक्यूमेंट पूरे कर लें तो करने में क्या हर्ज है, कर लेना चाहिए। और हम इस देश के, हम मतलब मुस्लिम इस देश के बराबर के हकदार हैं जितना हिंदू भाई हैं। भारत के भी तो संसाधन अगर हैं हमारे पास तो लिमिटेड है, और अवैध सिटीजन्स अगर उसको उपयोग करेंगे तो यहाँ के सिटीजन्स क्या करेंगे। इसलिए एनआरसी जरूर लागू होनी चाहिए। ये तो उनके लिए है जो हमारे देश के नहीं है। अब जो देश के नहीं है तो उनको तो देश के बाहर भेजना सभी के हित में है। अब जिनके पास कागज हैं पूरे पर्याप्त सब कुछ है तो उनके लिए तो हमारे लिए रास्ते खुले हैं भाई, हमारे भारत में रहने के लिए। और जो हमारे भारत के हैं नहीं तो वो तो यहाँ रहने का उनका कोई हक नहीं है। और इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां क्या सोचती हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुदेश शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी जो इनको वोट नहीं मिल सकते, उन वोटों को कटवाने के लिए एनआरसी का सहारा तरह तरह के हथकंडे अपना करके ये कुचक्कर रच रही है। और ये मध्य प्रदेश में भी इस बात की आशंका है, इसलिए वो पत्र मुफ्ती जी का वायरल हुआ है। मैं ये समझता हूँ हर वर्ग इससे भयभीत है। इसमें क्या आपत्तिजनक है? ठीक बात है, सबको अपने अपने जो वैधानिक दस्तावेज हैं जो भारत सरकार के नागरिकता और भारत के हैं उनको संभालना चाहिए। यदि इस सारे के सारे विषय में किसी प्रकार का भयादोहन है और समाज को बांटने का विषय तो जरूर चिंता होने का विषय, तो मुफ्ती साहब से आग्रह है कि अपनी बात की स्पष्टता रखें। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, भारतीय जनता पार्टी की नीति इस पर हम काम कर रहे हैं। तो सबकी बातों को आपने सुना और इस मुद्दे पर आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल क्या हैं, इन सवालों से आप सभी को रूबरू करा देते हैं। एमपी के मुफ्ती आजम का पैगाम, क्या एनआरसी के लिए मुस्लिम अपने कागजातों का करने दुरुस्त इंतजाम? सवाल यह भी कि बिहार चुनाव के बीच एनआरसी की आशंका में कितना दम?
अवैध प्रवासियों को लेकर उठाए कदम पर क्यों है भ्रम। और इसके साथ सवाल यह भी कि कांग्रेस बोली बीजेपी अल्पसंख्यकों को बना रही है निशाना। बीजेपी का कहना है कांग्रेस का काम सिर्फ भ्रम फैलाना। क्या भ्रम फैला रही है कांग्रेस? और बिहार चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में एनआरसी की आहट, क्या मुफ्ती आजम के पैगाम के बाद तेज हुई है सियासत? आज इन्हीं धारदार सवालों के साथ ये चर्चा करेंगे और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ मिलन भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ अमित धावड़े जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और जितेंद्र सिंह चौहान जो कि प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख हैं विश्व हिंदू परिषद के, और इनके साथ साथ हमारे साथ ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष काजी अनस अली साहब जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है। सबसे पहले काजी अनस अली जी, मैं आपसे ही बात शुरू करना चाहूंगा। मुफ्ती साहब ने कहा है कि सब लोग अपने अपने कागज तैयार कर लें क्योंकि एनआरसी की आहट आने वाली है। बैकडोर से विपक्ष भी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग के जरिए बैकडोर से एनआरसी आ रही है। पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्या सोचते हैं आप काजी अनस अली साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से मुफ्ती साहब की फ़िक्र है, मुफ्ती साहब एक धर्मगुरु हैं और एक बड़ा तबका उनसे जुड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उनको फॉलो करते हैं और धार्मिक एक बड़ी शख्सियत हैं, वो मजहबी एक बड़ी शख्सियत हैं। उनको एक फ़िक्र हुई कि दस्तावेज दुरुस्त होने चाहिए, कागजात सही होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात कही उन्होंने और होना चाहिए, सभी के होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हर कम्युनिटी के, हर समाज के जो धर्मगुरु होते हैं वो अपने अपने समाज को शिक्षित करने के लिए, अपने समाज को सही राह पे लाने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए आगे आते हैं। अब मुफ्ती साहब ने अगर इस तरफ बात कही है तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। सबको अगर सभी अगर इसके कागजात दुरुस्त करेंगे अपने अपने, तो आगे चल के फ्यूचर में फायदा होगा, उससे नुकसान नहीं होगा। ठीक है, वापस लौटेंगे सेकेंड राउंड में। आपसे पूछूंगा मैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, आप अपना जवाब तैयार रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश की जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने की, मिलन भार्गव जी, ये जो एक अपील सामने आ गई, क्या आपको लगता है कि क्या इससे समाज में अशांति हो सकती है, पैनिक फैल सकता है? इसको कैसे आप एड्रेस करेंगे? देखिए पवन भाई, निश्चित रूप से जब जो चीज़ घटित नहीं हुई, ना ही जिसके होने की कोई बात है, और उसको लेके काल्पनिक लिख देना और एक समाज में भ्रमित करने वाला वातावरण निर्मित करना, ये गैर जिम्मेदाराना है। जब ना ही इस शब्द का उपयोग करते हुए यदि वो दस्तावेज तैयार रखने की बात करते हैं, लोगों को दुरुस्त करते, लेकिन एनआरसी लिखकर जो उन्होंने खेला है, ये कांग्रेस की पिच है। क्योंकि 2 दिन पहले ही आप देखेंगे दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार से पवित्र पावन कावड़ यात्रा की तुलना सड़कों पे हो रही नमाजों से की, जो भी गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि नमाज को लेकर एक वातावरण कांग्रेस पार्टी निर्मित करना चाहती है कि नमाज सड़कों पे पढ़ी जाए। आखिर नमाज सड़कों पे क्यों पढ़ी जाए? जब सऊदी अरब में बैन है, जब पाकिस्तान में बैन है, जब इंडोनेशिया में बैन है, तो भारत में मस्जिदों को छोड़ और घर को छोड़ सड़कों पे और रेलवे स्टेशन पे पढ़ने के लिए आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों प्रेरित कर रही है? कारण समझिए आप। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से वर्ग हिंसा फैलाना, वातावरण अराजकता बनाना वाला, और कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही, क्योंकि सारे षड्यंत्र, सारी चीजें फेल हो गई। ना आज देश में दंगे हो रहे हैं, ना देश में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, लेकिन समाज में द्वेष भावना पैदा हो और देश तरक्की और प्रदेश तरक्की करने से कैसे भी रुक जाए और इन सब चीजों में पड़ जाए। इसलिए इस प्रकार के कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है और उसके पिच पर इस प्रकार के लोग खेल रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश हो या देश हो, ना ही एनआरसी की कोई बातचीत है, और जहां तक कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में इस प्रकार के वातावरण निर्मित करती आई है, वही कर रही है। ठीक है, मिलन भार्गव जी, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। हालांकि आपने बड़ी खूबसूरती से जो मौलवी साहब ने, जो मुफ्ती साहब ने एक लेटर जारी किया, उसको कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया। हालांकि आज कांवड़ या नमाज को लेकर कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन आपको शायद वही सूट करता है। वापस लौटूंगा, आप इसका जवाब भी दीजिएगा। अमित धावड़े साहब, आपको अब अपना बचाव तो करना ही करना है, जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा, साथ ही जो आज मुफ्ती आजम साहब ने जो कहा है, ये विषय सूट करने का नहीं है।
बिल्कुल, मैं मिलन जी आऊँगा आपके पास, वापस आऊँगा। अमित तावड़े जी की एक एक प्रतिक्रिया सबकी हो जाए, सबका कमेंट हो जाए, फिर उसके बाद ये डिबेट ओपन हो जाएगी। अमित तावड़े साहब बताइए, मिलन भार्गव जी ने बड़े आरोप लगाए हैं कि दिग्विजय सिंह तो कह ही रहे हैं, लेकिन आप एक प्रॉक्सी तौर पर आप मुस्लिम धर्मगुरुओं का भी उपयोग कर रहे हैं क्या? देखिए, अभी आपके चैनल से पहले हम लोग 1 घंटे पहले मिलन भाई और हम दूसरे चैनल पर बैठे थे और चर्चा कर रहे थे। वहां पे ये बात उठी कि जो धर्मगुरु हैं उनको एनआरसी नहीं कहना चाहिए था। तो यदि आपको एनआरसी बुरा लगता है तो पंच से लेकर प्रधानमंत्री आपका एफआईआर कर दो आप। या सिर्फ वाद विवाद का विषय बनाते रहोगे कि दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा। अरे 20 साल से आपकी सरकार है और अभी मेरे भाई कह रहे थे शांति का टापू। एनसीआरबी के आंकड़े आपको बताता हूं मैं, 2014 में 644 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, 95 लोग मरे, 1900 लोग घायल हुए हैं। 2015 में 751 घटनाएं हुई हैं, 97 मौतें हुई हैं, 2200 लोग घायल हुए हैं। 2016 में 703 दंगे हुए हैं, 2017 में 822 घटनाएं हुई हैं। ऐसे यदि मैं 2025 तक का आपको बता दूंगा तो आपके राज्य में कितना शांति का टापू मध्य प्रदेश और देश है, आपकी पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। अमित तावड़े जी, जो मुफ्ती साहब ने जो लेटर जारी किया, इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? दूसरी बात देखिए, मैं मुफ्ती साहब का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि यदि मुफ्ती साहब ने ऐसा कहा है और यदि ये रामेश्वर शर्मा जी ने भी बयान दिया, मिलन भाई भी बोल रहे हैं, तो सरकार बिल्कुल कह दे कि एनआरसी जो है वो कभी भी नहीं होगी। जब तक हमारी सरकार है कभी भी एनआरसी जैसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप ये चाहते हैं, का विषय नहीं रहेगा। आप एनआरसी के साथ खड़े हैं या खिलाफ खड़े हैं? देखिए, ये कोई बात है ही नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अमेरिका में जो हमारे भारतीय लोगों के साथ हुआ था, हथकड़ी डाल के उनको बेइज्जत करके प्लेन से भिजवा के उनको भारत छोड़ दिया गया था, तो भारत सरकार के या हमारे विश्व गुरु मोदी जी के हाथ किसने बांध के रखे हैं? क्यों नहीं वो बांग्लादेशियों को भेज देते हैं? मैं तो कह रहा हूं कोई भी घुसपैठिए हैं। 2014 से 56 इंच वाले की सरकार है ना, तो किस चीज का इंतजार कर रही है? अमेरिका ने कौन सा ऐसे तकनीक जी, समझ गया मैं। आप भी चाहते हैं कि घुसपैठियों को बाहर उसी तरीके से भेज दिया जाए जैसे अमेरिका से लोगों को भेजा गया था। सही समझ पा रहा हूं मैं? सरकार को ये तो कहते रहेंगे, ये करेंगे नहीं कभी। आप चाहते हैं करें, ऐसा ही हो? आप चाहते हैं ऐसा ही हो? मैं तो ये बात कर रहा हूं कि जो बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है जी। और मैं तो दूसरी बात, एक और बात पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आखिर 2014 के बाद से इस देश में दलितों को और अल्पसंख्यकों को क्यों खतरा महसूस होता है? क्यों दलितों को यह लगता है कि संविधान छिन जाएगा? क्यों हमारे अल्पसंख्यकों भाइयों को यह लगता है कि उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाएगी? चलिए ठीक है, भारतीय जनता वापस पार्टी लौटेंगे आपके पास। ठीक है जी, सबसे ज्यादा वक्त आपको ही दिया है, वापस लौटूंगा आपके पास में। जितेंद्र सिंह चौहान साहब, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का एक अनुषांगिक संगठन और उसी की एक शाखा भारतीय जनता पार्टी, आप एक अनुषांगिक संगठन होने के नाते क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? सबसे पहले तो इस पवित्र सावन मास की सभी हमारे न्यूज 24 के दर्शकों को शुभकामनाएं। आपको पवन जी शुभकामनाएं जी, आपको। और ये जो बात कर रहे हैं मुक्ति जी एनसीआर की, अगर एनसीआर वैसे तो अभी ऐसी कोई योजना नहीं है शासन प्रशासन की जो देखने में आ रहा है, लेकिन अगर लागू होता भी है तो उसमें देशभक्तों को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये देश सभी हिंदुस्तानियों का, सभी देशवासियों का है जो देशभक्त हैं, जो देश, लेकिन ये देश धर्मशाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं आजादी के बाद से इस देश को धर्मशाला बनाया। ऐसे अवैध घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए, उनको दिल्ली, पश्चिम बंगाल, इन सब बॉर्डरों पे बसा के रखा। और आज वो देख रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, यूपी के बॉर्डर के क्षेत्र हो, वो मुस्लिम बहुल जनसंख्या, असम का देख लें आप, उन क्षेत्रों में बढ़ चुके हैं। उन्होंने इस सरकार राजनीतिक दलों के दम पर अपने राशन कार्ड, अपने वोटर कार्ड सब बनवा लिए और अपने आप को इस देश का जन्मजात सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन हैं वो सब घुसपैठिए और उनकी किसी भी तरीके से भावनाएं इस देश से नहीं जुड़ी हुई हैं। वो स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, वो आतंकवादी घटनाओं में सपोर्ट कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं, वो अवैध काम कर रहे हैं देश के अंदर। तो इस प्रकार के लोगों को तो बाहर निकालने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, खास तौर से। और रही बात, कांग्रेस के पेट में हमेशा दर्द रहता है, क्योंकि उनके लिए तो
देश के राजनीति पहले जाती है, देश धर्म बाद में आता है, चाहे कोई भी विषय हो, दिग्विजय सिंह जी का विषय हो या अन्य कोई विषय हो। ठीक है जितेंद्र जी, वापस लौटूंगा। काजी अनास अली साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या धर्मगुरु अपने फॉलोअर्स को अपने साथ जोड़े रखने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स, ऐसे पत्र जारी कर रहे हैं, तो आप इसमें क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में इस तरीके की कोई बात सामने आई नहीं है एनआरसी को लेकर। अगर आप बिना किसी वजह के इस तरीके का एक संवेदनशील पत्र जारी करते हैं, खुला पत्र मीडिया को बुलाकर, तो क्या जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा तबका है उसमें डर का माहौल नहीं बनेगा? और उस डर का फायदा क्या धर्मगुरु नहीं उठाना चाह रहे हैं? पवन जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर एनआरसी की अगर धुआं उठा है तो कोई बात तो होगी। एनआरसी का जिक्र तो हुआ था, एनआरसी की लागू करने की बात भी थी। अगर मेरे जो साथी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब आप अपने मुंह से एनआरसी की बात कर रहे हैं, मुफ्ती साहब पे वो कर रहे हैं, इस तरीके का कटाक्ष कर रहे हैं कि आप क्यों एनआरसी की बात कर रहे हैं, तो भाई ये जहां से बात उठी थी एनआरसी की, आपकी पार्टी से बात उठी थी, आपने वहां क्यों रोक नहीं लगाई? दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं के लिए एक गांव बसा देते हैं कि वहां सिर्फ हिंदू रहेंगे, सनातनी रहेंगे, और मुसलमानों का एक धर्मगुरु अगर मुस्लिम समाज में कागजात सही करवाने के लिए अगर ये कह रहा है, उसको अंदेशा हो रहा है, तो इसमें क्या बुरा कह रहा है, क्या गलत कह रहा है? हर जगह सिर्फ मुसलमानों को और मुस्लिम रहनुमाओं को, मुस्लिम धर्मगुरुओं को टारगेट करना और हर अच्छी चीज के अंदर बुरी बात निकालना, ये कब तक चलेगा आप बताइए? क्या इस मुल्क के, और मैं ये कह रहा हूं पूरे दावे के साथ कि जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रह रहे हैं वो पूरे तरीके से हिंदुस्तानी हैं, इस मजहब से मोहब्बत रखने वाले हैं। अब आप उनको ऐसे टारगेट करेंगे, आप ये बताइए कि हमें कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, कौन से इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा अपने राष्ट्रभक्ति को साबित करने के लिए? मुसलमानों से पूछिए कि हिंदुस्तान के अलावा इससे ज्यादा और बेहतरीन माहौल में कहां रह पाएंगे वो? आपको लगता है कोई आपकी चॉइस में है? और कोई नहीं, ये फैसला करने वाला कोई नहीं हो सकता। ये तो हमने, हमारे बुजुर्गों ने जब ये तय किया था कि हम पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, देश कौन सा है जहां पर बहुत ज्यादा सहूलतें मिल रही हो? नहीं, क्या सहूलत मिल रही है आप बताइए ना, आप बताइए। अभी कुछ दिन पहले का वाकया है कि कुछ लड़के गाय और जो कुछ जानवरों को लेके जा रहे थे गाड़ी के अंदर, उनको मार मार के खत्म कर दिया गया शक के बिना के ऊपर। ये सहूलत दी जा रही है। ऐसे घटनाओं पे खैर हर जगह टारगेट किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग मुसलमानों की जा रही है, दाढ़ी टोपी वाले का चलना मुश्किल है, सफर करना मुश्किल है, ये सहूलत दी जा रही है। और इसी का डर दिखाकर दिया गया है। इसी का डर दिखाकर धर्मगुरु अपने फॉलोअर्स को जोड़े रखना चाहते हैं। क्या ये दिख नहीं रहा? अरे तो अगर ये नहीं दिख रहा, ये और क्या चाहते हैं? क्या कौम को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, या ये तय करना चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड पे जो मुसलमान होगा हम उसे रखेंगे ही नहीं हिंदुस्तान में? क्या ये माहौल पैदा करने? खैर हमने तो काजी अली साहब, हमने तो खबरें दिखाई हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि रमजान में मोदी किट पहुंची। अब आपको खैर वो नहीं सूट करता, मिलन साहब से पूछ लेते हैं भाई, क्या आप चाहते हैं? किसने पहुंचाई रमजान? ठीक है, पूछ लेते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो सत्ता में है, पार्टी में पावर है। मिलन भार्गव जी, ठीक है, अब आप सभी के जवाब, आपने सवाल सुन लीजिए। अरे पवन जी सुनिए, पवन जी सुन लीजिए पहले। ये जो रमजान में किट पहुंची, जो मोदी जी ने कहा था कि किट पहुंचाई जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे वालों की तरफ से पर्सनल उन लोगों ने मस्जिदों में जाके किट पहुंचाने का काम किया है, सरकारी किट नहीं पहुंचा है। ठीक है मिलन भार्गव जी, देखिए पवन जी, एक बात तो इस पैनल पे स्पष्ट होती है कि किस प्रकार से माहौल को खराब करने का एक कुत्सित प्रयास चल रहा है। अब काजी साहब हमारे बगल में बैठे हैं, बिल्कुल मतलब 4 इंच की भी दूरी नहीं है, और इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। यदि आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते, यदि स्वतंत्रता नहीं होती तो क्या बोल पाते? क्योंकि स्वतंत्रता है, क्योंकि देश बाबा साहब अंबेडकर के कानून से और संविधान से चल रहा है। यहां सबको बराबरी का अधिकार है और दर्जा है, ना किसी पे शंका की जा रही, ना किसी के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा। एक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना बता दीजिए जिसका लाभ इस देश के मुसलमानों को नहीं मिल रहा हो। बराबरी से प्रत्येक योजना का लाभ मिल रहा है, और ये कह रहे हैं साहब भेदभाव हो रहा है। इनसे पूछ लीजिए ना, क्या मुफ्ती साहब इतने सजग रहकर
एनआरसी को लेकर भ्रमित करने के लिए लेटर जारी कर सकते हैं, तो क्या मुफ्ती साहब इस मुसलमान समाज में जिस प्रकार से जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, कौन जो धर्मांतरण का खेल छंगूर बाबा जैसे लोग कर रहे हैं, जो धर्मांतरण का खेल लव जिहाद के रूप में कर रहे हैं, जो इस प्रकार से धार्मिक यात्राओं में थूकने का काम पथराव जैसे करते हैं, कभी उनके लिए पत्र लिखा? नहीं लिखा, ना लिखेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पीछे से कहते हैं करो हम तुम्हारे साथ हैं। अरे खुल के बोलिए ना कि मुसलमान समाज जागरूक है, वो इस तरह के दहशतगर्दों के साथ नहीं आएगा, ना इनका साथ देगा। हम तो इस देश के, इस मुल्क में बराबरी का अधिकार रखते हैं, इस तरक्की में भी रखेंगे। लेकिन आखिर क्या कारण है कि समाज की दिशा में बदल रहा है? अभी साहब काजी साहब कह रहे थे कि साहब वो 4 युवाओं को क्यों मारा? अरे मुफ्ती साहब से बोलिए ना कि गौ मांस यदि कोई मुसलमान खाता पकड़ाया गया तो उसका समाज से बहिष्कार किया जाएगा, उनको बाहर किया जाएगा। लेकिन कभी पत्र जारी नहीं होगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी प्रकार के पत्र जारी कर कर ये तुष्टिकरण की राजनीति जो लोग करते हैं और साठ गांठ कर कर समाज का तथा कथित स्वयंभू नेता बनकर जिस प्रकार से समाज को भ्रमित कर रहे हैं, ना कि शिक्षित कर रहे हैं, ये चाहते नहीं कि समाज आगे बढ़े। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी हो, वो तो सबका तरक्की चाहते हैं, ना भेद ना भाव, ना हर योजना में प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, उसमें कोई जाति धर्म पूछा जा रहा है। ठीक है मिलन जी, किसी बता दीजिए आप जगह आपसे ही है और उस योजना का लाभ सवाल आपसे ही है और आपको घर भी मिल रहा, नल भी मिल रहा, अन्न भी मिल रहा, अनाज भी मिल रहा, सरकारी, अभी सरकारी अस्पताल चले जाइए, 90% यहां वही लोग मिलेंगे जो आरोप लगा रहे हैं। मिलन जी, एक छोटा सा सवाल इसी बीच है जी पवन भाई। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के आधार पर ही आपकी तमाम राज्य सरकारें चलती हैं भाई। आपकी पार्टी का संविधान मानने के लिए हर मुख्यमंत्री बाध्य है। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं कि आधार कार्ड तभी बनेगा जब एनआरसी नंबर लेके आएंगे, इसलिए यहां पर आ जाता है। और ये कांग्रेस या आपके जो तमाम आलोचक और विपक्षी पार्टियां हैं वो इसी तरीके के बयानों का फायदा उठाती हैं। मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यकों को, मध्य प्रदेश के मुसलमानों को आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? पवन जी बहुत स्पष्ट है, हमारी सरकार तो 2003 से मध्य प्रदेश में लगातार प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में एक मुसलमान बता दीजिए सर भेदभाव हुआ नहीं हुआ, लेकिन हाँ तथाकथित कुछ ऐसे लोग भ्रमित करने के लिए बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के आरोप लगाएंगे। लेकिन पूछ लीजिए योजनाओं का क्यों लाभ ले रहे हैं साहब? यदि आपको तकलीफ है तो लेंगे साहब, योजनाओं का पूरा लाभ भी लेंगे और आरोप भी लगाएंगे। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आप असम की जो बात कर रहे हैं, देखिए असम बांग्लादेश की बॉर्डर से लगा हुआ है और जहां से दशकों तक, 60 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से अवैध घुसपैठ कराई है उसका और भौगोलिक क्षेत्र का जो ताना बाना बिगाड़ा है, आज उसको सुधारने का काम यदि राज्य सरकारें अपने राज्य की सुरक्षा को दुरुस्त कर रही है तो कांग्रेस पार्टी चाहे तो अपने मैनिफेस्टो में आने वाले में कह दे कि हम तो साहब रोहिंग्याओं को भी नागरिकता देंगे, हम बांग्लादेशियों को भी देंगे। लेकिन देश के मुसलमानों का जो अधिकार छीनने का काम जो लगातार कर रहे हैं, इसके लिए मुसलमानों को आगे आकर इस बात का विरोध करना चाहिए कि हमें ना बांग्लादेशी चाहिए ना रोहिंग्या चाहिए। ठीक है, काजी अनस अली साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक छोटा सा सवाल मेरा भी ले लीजिएगा, जो भी आप वक्तव्य दीजिएगा उसमें एक छोटा सा उत्तर ये भी दे दीजिएगा। अभी हमने खबर दिखाई कि भोपाल में बांग्लादेश का रहने वाला अब्दुल किन्नर बन के रह रहा था, फर्जी दस्तावेज उसने बनवा लिए थे। अब अगर ऐसे में एनआरसी की बात आती है, सबके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन एक बार हो जाता है और उसके बाद एक लिस्ट बन जाती है कि ये लोग वैध हैं, ये लोग भारतीय हैं और ये लोग भारत में रहेंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? पवन जी, हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं कि कोई गैर भारतीय भारत में आ जाए, मगर आप सोचने की बात है, समझने की बात है। एक बड़ा पैनल बैठा हुआ है, समझदार लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग इस चैनल को देख रहे हैं। जरा सोचिए, देखिए कि ये कैसे आ गए यहाँ पे, किन सरकारों ने इजाजत दे दी, किन सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, किसकी जिम्मेदारी? क्या ये मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अगर कोई रोहिंग्या आ गया यहाँ पे और बन के रह गए तो मेरी जिम्मेदारी है या मुस्लिम कम्युनिटी की जिम्मेदारी है? आप कैसे उनको किसी को टारगेट कर सकते हैं? उन सरकारों की जिम्मेदारी है, उन अधिकारियों, उन एजेंसीज की जिम्मेदारी है जिनकी जो बॉर्डर के ऊपर जिम्मेदारी अपनी जो निभा रहे हैं। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, जिस तरीके से एक बड़ा हमारे बीजेपी के हमारे भाई प्रवक्ता ने एक
बड़ा अच्छा बखान किया कि मुसलमान सुरक्षित रह रहे हैं, बराबरी से सब कुछ मिल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश में सरकार है, अल्पसंख्यक आयोग खाली पड़ा हुआ है, मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया गया, मदरसा बोर्ड खाली पड़ा हुआ है, मसाजिद कमेटी खाली पड़ी हुई है, यहां तक के आप ये देखिए उर्दू एकेडमी खाली पड़ी है। आप ये देखिए कि उसी मसाजिद कमेटी का बजट 4.25 करोड़ रुपए, 3.25 करोड़ रुपए है, और धर्मस्व विभाग का जहां दूसरे धर्म है वहां 500 करोड़ का बजट है। अभी भी आपको वो नहीं हुआ, तो आपने हमारे वक्फिया जायदाद जो है उनको लेने के लिए आपने एक रास्ता खोल दिया है कि साहब नया बिल आएगा, उसके अंदर दूसरे मजहब का आदमी उसके अंदर जिम्मेदार होगा। ये कौन सा तरीका है? अब आप इसमें भी अगर आप ये कहना चाह रहे हैं, आप 2 किलो 4 किलो राशन देकर आप ये समझते हैं कि हमने हमारा काम पूरा हो गया और हमने मुसलमानों के लिए या अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा काम कर दिया, तो इससे हल नहीं होगा। झिंगुर बाबा का जहां जिक्र हुआ है वहां उस बाबा का अगर अभी आप ये जो कह रहे हैं कि धर्मस्व बोर्ड का बजट बढ़ा दिया, आपने काट लिया, बाबा ने कहा बजट बढ़ाने की बात, गोबर के अंदर धर्म के विभाग है डाल के उसको रखा जाए और 24 घंटे बाद उसकी लाश मिली वहां से। ठीक है काजी साहब, वापस लौटेंगे। आप अपने विभाग का, आपके धर्म से जुड़े हुए जो विभाग हैं उनका बजट बढ़ाने के लिए बात करिए, आप अपनी लकीर को लंबा करिए, दूसरी लकीर आप छोटी क्यों करना चाहते हैं कि बाकी धर्मस्व विभाग का इतना कम है? जितेंद्र सिंह चौहान जी, ठीक है, कमेंट ले लेते हैं। ये बात कही जा रही है कि हमने मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया, तो मैं वही तो आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, भेदभाव कि ये आप देखिए कि आपने मुसलमानों के साथ क्या किया। ठीक है जितेंद्र सिंह चौहान जी, अभी कुछ समय की भोपाल की एक बड़ी अच्छी न्यूज थी जिसके अंदर जो इनकी जो मस्जिदों में मौलवी और वो रहते हैं पढ़ाने वाले, उनके अंदर 65 साल से ऊपर के मौलवी बहुत सारे बैठे हुए हैं जो 50-50 हजार के ऊपर की तनख्वाह ले रहे हैं, और जो नए मौलवी जो आना चाहिए वो आ नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार का विषय अभी न्यूज उठा था, मतलब 50-50 हजार रुपए की सैलरी ले रहे हैं 60-65 हजार के लोग जो उनके मदरसों के प्रभारी हैं। मंदिरों में अगर पुजारी 50 साल के ऊपर के हैं, वहां आपको नहीं मिल रही, पुजारी को 5,000 और अगर मदरसों में कहीं अगर 50 साल से ऊपर के हैं 60-65 गवर्नमेंट का नियम है, गवर्नमेंट के अधीन है, गवर्नमेंट का अधीन है, गवर्नमेंट के अंदर 65, लेकिन उनको 50-50 हजार रुपए सैलरी मिल रही है, वो ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आराम चलेगा 50-60 साल से ऊपर। ठीक है ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। काजी साहब, जितेंद्र जी, ठीक है जितेंद्र जी आगे आपकी बात। काजी साहब, अगर आप ये बात कह रहे हैं, आपको पता है कितने मंदिर सरकार के अधीन आते हैं और उन मंदिरों में कितना चढ़ावा आता है, ये आपको जानकारी है? सब मंदिरों का पैसा सरकार के पास एक ऑर्डर जारी किया गया 2-3 दिन पहले ही, मैंने खबर पड़ी थी, ग्वालियर में कम से कम 500 पुजारी और सनातनी धरने पर बैठे हुए थे क्योंकि मंदिरों से जुड़ी हुई जमीनें हैं उनका सदुपयोग करने की बात सरकार कर रही है, वहां धरना दिया जा रहा है। अगर यही चीज आपके समाज के साथ हो जाती तो क्या होता, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है? ना आप कह पाएंगे ना मैं कह पाऊंगा। काजी साहब, धर्मस्व अगर विभाग के आपकी बात कर रहे हैं, पूरे भारत में कितना पैसा उन सनातनी मंदिरों से आता है, इसका अंदाजा भी आपको जा रहा है? मंदिरों के लिए नहीं जा रहा तो हजारों करोड़ रुपए महीना लेने के बाद पुजारियों को चंद रुपए दे दिए जाते हैं, उनकी पीड़ा आप नहीं समझ पाएंगे। ऐसा मंदिरों का है, ऐसा मंदिरों का है, वो पूरे की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, आगे बात अमित तावड़े जी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, ये इस मुल्क के मुसलमान जो हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं, बिल्कुल हैं। अगर कोई अभी जिक्र किया गया कि कावड़ यात्रा, कावड़ियों का जिक्र किया गया और वहीं नमाज पढ़ने वालों का जिक्र किया गया, तो आप दोनों में फर्क देखिए। नमाज पढ़ने वाला चंद मिनट के लिए अगर नमाज पढ़ रहा है तो उसको लोग नमाज नहीं पढ़ने दे रहा है। तो नमाज तो पवित्र स्थान में पढ़ी जाती है ना, नमाज तो पवित्र स्थान में पढ़ी जाती है, रोड में पढ़ी जाती है क्या? नमाज रोड पढ़ना जायज है क्या? नमाज रोड में पढ़ना जायज है क्या? अच्छा, तो इसलिए कावड़ियों को आप इजाजत दे देंगे कि आप तोड़फोड़ कीजिए? बिल्कुल, कोई जायज नहीं, कानून का पालन कराएगा, कानून कार्रवाई कर रहा है अगर ऐसा कर रहा है तो। ठीक है जितेंद्र जी, काजी साहब, जितेंद्र जी, आप दोनों की बात आ गई। अमित तावड़े जी, दुकान पे अगर प्रोग्राम होगा तो एतराज के साथ अंतिम दौर में है। अमित तावड़े जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट है। देखिए, मेरा कहना सिर्फ इतना है पवन जी कि इस देश के जो देशभक्त मुस्लिम हैं वो बाय चांस भारत में नहीं है, बाय चॉइस भारत में है। उनके पास ऑप्शन था वहां जाने का, लेकिन उन्होंने इस देश की धरती को चुना। और इस देश की आजादी की लड़ाई में तो हिंदू भी लड़ा, मुस्लिम भी लड़ा, सिख भी लड़ा, ईसाई भी लड़ा, लेकिन कोई नहीं लड़ा तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं लड़ा। कोई भी इनका ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो। और भारतीय जनता पार्टी के नेता
योजनाओं का बता रहे हैं कि मुस्लिम लाभ उठा रहे हैं। अरे भैया, खैरात में नहीं दे रहे हो। नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेच के नहीं दे रहे योजनाओं का लाभ। आप मुसलमानों से, हिंदुओं से, इस देश के 140 करोड़ लोगों से टैक्स ले रहे हो। अब तो जीएसटी भी आपने इतना बढ़ा दिया है। कोई आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं आ रहा इन योजनाओं का लाभ। दूसरी बात यह है कि इस पैनल में मैंने जो सारी बातें सुनी और समझी, वो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि भाई 2014 से लेकर आज तक आपकी केंद्र में सरकार है, और मध्य प्रदेश में भी यदि आप 15 महीने का कार्यकाल हटा दें तो आपकी सरकार है। तो आपको इस बात पर राजनीति नहीं करना चाहिए। और आपको तो जो भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ध्रुव सक्सेना कौन था? वो तो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का पदाधिकारी था जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता पकड़ाया गया था। वो क्या मुसलमान था? ठीक है। ध्रुव सक्सेना कौन था? क्या कार्रवाई हुई? मुझे एक बात बताइए। ठीक है। तो देशद्रोही तो कहीं भी हो सकता है। बाकायदा यह है कि आपको 140 करोड़ से ज्यादा सभी लोगों को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सबको एक सूत्र में बांधना पड़ेगा। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। सबका साथ, सबका समय कम है। विकास। काजी साहब, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। देखिए, मैं अमित जी से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं। अमित भाई, आपको खुल के कहना चाहिए। मुफ्ती साहब ने जो बात कही बिल्कुल सही कही है। अगर एनआरसी का डर है तो अब ये गोल गोल जलेबी बनाने वाली बात, इधर उधर की बात नहीं। अमित भाई देखिए, वक्त आ गया है कि अगर आपकी पार्टी अल्पसंख्यकों का वोट लेती है तो आपको बोलना पड़ेगा खुल के अल्पसंख्यकों के लिए। आपको खुल के बात करनी चाहिए। 2-3 बार पूछा गया, अल्पसंख्यकों के वोटों की बात नहीं है। देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे वो हिंदू हो, कब तक मुसलमान पिटता रहेगा, मुसलमान परेशान होता रहेगा, कम्युनिटी सिर्फ आपको भर भर के वोट देगी, कब तक ये चलता रहेगा? वोट की राजनीति कब तक चलती रहेगी? इस देश के 140 करोड़ लोगों को ना मिले तो कह दीजिए कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये कहिए ना पार्टी ने बांधा है। जैसे आपने हिम्मत दिखाई कि वोट नहीं चाहिए आपको, आपके बड़े लोग कहे ना कि भैया हमें वोट नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप समझिए इस बात को। मैं क्या बोल रहा हूं? आपके आपस के गिले शिकवे फोन पर दूर कर लीजिएगा। नेशनल टेलीविजन पर एक वक्त का तकाजा होता है। कहा है कि आपको वोट नहीं चाहिए मुसलमानों के, ऐसे ही। ठीक है, मिलन भार्गव जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। राहुल गांधी भी ये बात कहेंगे, आपके कहने या मेरे कहने से कोई वोट ना देगा और ना कोई मना करेगा। नहीं, आपने कहा ना भी आ गई बात। आपने ये बात कही, काजी साहब और अमित साहब जी की आवाज शटर डाउन कर दीजिए। आवाज बात आ गई है क्योंकि आप प्रोग्राम बिल्कुल समय की बहुत कमी है। मिलन भार्गव जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, जो समाज के ये असामाजिक तत्व है जो लगातार भ्रांति और भ्रमित करने का काम करते हैं, इनको दरकरार करने की आवश्यकता है। ये समाज और देश तरक्की कर रहा है और हम विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग राजनीति करते रहे। हमें जनता ने वोट दिया, जनता ने चुना, और जनता के लिए हम सेवा करेंगे, लगातार करेंगे। जो आवश्यकता होगी वो सब करेंगे। राष्ट्र की एकता, भारतीय संस्कृति, भारत के विचार और हिंदुत्व, सनातन के लिए लगातार सरकारें हमारी करती रही, आगे भी करती रहेंगी। चलिए, तो वक्त की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया काजी अनस अली साहब, मिलन भार्गव जी, अमित तावड़े जी और जितेंद्र सिंह चौहान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आज यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि जब किसी चीज़ की सुगबुगाहट भी नहीं है, कहा जाता है कि जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते का पता क्या पूछना। अभी मध्य प्रदेश में कम से कम एनआरसी को लेकर कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन इस तरीके का एक संवेदनशील धर्मगुरु आकर एक संवेदनशील विषय के मुद्दे पर जब कोई स्टेटमेंट देता है तो उससे एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित होता है। समाज का सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए इस तरीके के बयानों को बहुत जिम्मेदारी के साथ देने की जरूरत है। ये जिम्मेदारीपूर्ण था या गैर जिम्मेदारीपूर्ण, ये आप दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं। इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।